सेकुलरिज्म का जो बोझ है वो पूरी तरह से मुसलमानों पे डाल करके रखा गया। किसी अमुक पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए तो उसका पूरा बोझ 14.2% मुसलमानों के ऊपर डाल करके रखा गया। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, किसी अमुक पार्टी को हटाने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी देने के लिए है? अगर इस देश में कम्युनलिज्म खत्म नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र आएगा तो 14.2% आबादी इस चीज को रोक नहीं सकता। ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी कम्युनिटीज पे, ये डिपेंड करता है यहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको सेकुलरिज्म चाहिए या उनको थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए। ये 14.2% आबादी इस चीज को सर रोक नहीं सकता। मुसलमानों से जो बार बार कुर्बानी दिलाई जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के सीट्स के लिए क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के लिए क्यों ना हो, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों पे कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिलिमिटेशन कमीशन है, गवर्नमेंट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने भी मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने की बहुत कोशिश की है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जहां से मुसलमान चुन करके आ सकते हैं, लगभग 10 to 15% सीटों को उनको आरक्षित करके रखा गया है। मुसलमानों के जो एरियाज हैं उनको इस तरह से काटा गया है, इस तरह से जेरीमैंडरिंग किया गया है कि उनकी आबादी को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बना करके रखा गया है। जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको पूरी तरह से कम्युनलाइज करके रखा है। जो पार्टियां जो मुसलमानों को पहले टिकट देती थी, उन्होंने मुसलमानों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। ये जो 5 से 10% जहां पे मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है कि जिस पार्टी के तरफ झुकेंगे वो पार्टी जीतेगी। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले हैं कि मुस्लिम बेस पार्टीज का जो कैंडिडेट है वही मुसलमान है और जो सेकुलर बेस पार्टीज का जो कैंडिडेट है वो मुसलमान नहीं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी आबादी 35% से ज्यादा है, वहां पे मुसलमानों को टिकट दिया जाए। 1980 में गोपाल पैनल की रिपोर्ट आई थी जिसे गवर्नमेंट ने पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, 2014 में कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई, महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, तेलंगाना में कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट आई और भी मुख्तलिफ रियासतों में तरह तरह के रिपोर्ट्स आए मुसलमानों के हालात के ऊपर। और सारे रिपोर्ट्स ये बयान करते हैं कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद खराब है। यह दलितों से थोड़ा सा बेहतर है लेकिन ओबीसी से भी नीचे है। लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, हिंसा, कम्युनल राइट्स जारी रहे। 2014 तक तो ये थोड़े से एक प्रॉपर लेवल पे होता था, लेकिन 2014 के बाद ये ओपनली हो रहा है, जेनोसाइड्स के कॉल दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक तरफ तो हमारे हालात ख़राब हैं और दूसरी तरफ हमको हमारे खिलाफ हिंसा की जाती है। इसके रीजंस क्या हैं? रीज़न मैंने ये पाया कि हमारी आवाज़ नहीं है नेशनल लेवल पे, और हमारी आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जाती है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर हम वहीं पे फेल हैं तो हर तरह की यातनाएं हमें सहनी पड़ती हैं। ये मकसद है इस किताब के लिखने का कि मैं यह बताऊं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, हम उन सारी चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है हमको ये रिप्रेजेंटेशन दिलाने में। भारत में डेमोक्रेसी का 75 साल हम मना रहे हैं। आज पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हैं, उनके वहाँ पे स्पीचेज हुए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कई घटकों ने अपने अपने अहम योगदान दिए हैं। उसमें से दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं और मुस्लिमों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो, चाहे वो डेमोक्रेसी में उनका विश्वास हो, चाहे वो गवर्नमेंट में उनका विश्वास हो,
चाहे ये विश्वास हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को ख़त्म करेगी, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस लेकर के आएगी, गवर्नमेंट सबके लिए एक तरह से काम करेगी। ये जो विश्वास है, यहाँ के जो पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन करता है और मुसलमानों ने उसमें अहम रोल निभाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, प्रियम्बल में ही कहा जाता है सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कही गई है। इंटरनेशनल प्रोविजंस हैं कि जो जिस कंट्री के जो माइनॉरिटीज है, दे हैव बीन गिवन ड्यू राइट्स टू हैव ड्यू पॉलिटिकल शेयर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। इन सारे चीज़ों के होने के बावजूद मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और मुख्य स्टेट असेंबलीज में बहुत ही ख़राब है। और हम आज़ादी से लेकर के अभी तक 1070 एमपीज़ हम डिज़र्व करते थे और हमारे सिर्फ 520 एमपी चुन करके आए हैं, यानी 50% से ज़्यादा डिप्रीवेशन है। यानी ये 50% से ज़्यादा यानी 500 सीटें किनको मिली ये सभी लोग जानते हैं। आज पार्लियामेंट में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और आबादी के हिसाब से हमें 78 चाहिए। आज जो डिप्रीवेशन है वो लगभग 70% के आसपास है। उसी तरह से स्टेट असेंबलीज में लगभग 50% डिप्रीवेशन है। तो इन सारी चीज़ों के नहीं होने के कारण हमारी आवाज़ न पार्लियामेंट में सुनाई देती है, न हमारी आवाज़ स्टेट असेंबलीज में सुनाई देती है। इसका कारण सर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जाऊंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तैयार हो रहा था, जब उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब मई 1949 के ड्राफ्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन शेयर, ये ड्राफ्ट में था। लेकिन अचानक जो माइनॉरिटीज के घटक हैं उनको एक एक करके मैनिपुलेट किया गया और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। और इसका नतीजा है कि आज मुसलमानों की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उनकी कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन इनके पीछे आज जो हमारी हालत है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जो मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करते हैं, चाहे वो सेकुलर पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं या ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको प्रॉपर नॉमिनेशंस नहीं देती हैं। दिस इज द नंबर 1 रीजन सर। सेकेंड रीजन है उसको कहीं ना कहीं कम्युनलाइज किया गया है। तीसरा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटीज में है, चाहे मुस्लिम्स हैं या कोई और हैं, उनको ये मार्जिनलाइज करता है। छोटी पार्टियों को भी मार्जिनलाइज करता है, उनको प्रॉपर है। तो एफपीटीपी सिस्टम के कम हो तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सर, जो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिलिमिटेशन कमीशन है, गवर्नमेंट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने भी मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने की बहुत कोशिश की है। आप डिलिमिटेशन कमीशन के आप काम को देखिए। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जहां से मुसलमान चुन करके आ सकते हैं, लगभग 10 to 15% सीटों को उनको आरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद आते हैं एडवर्स जेरीमैंडरिंग, यानी मुसलमानों के जो एरियाज हैं उनको इस तरह से काटा गया है, इस तरह से जेरीमैंडरिंग किया गया है कि उनकी आबादी को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बना करके रखा गया है। और सर, हिस्ट्री में एक बात मैं बताना भूल गया कि जब ये रिजर्वेशन के प्रोपोजल को जब ख़त्म किया गया तो इस कंडीशन के साथ ख़त्म किया गया कि दिस प्रोपोजल, आई मीन द कैंसिलेशन, द रिजेक्शन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज विल बी रिव्यूड आफ्टर 10 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर 10 साल के आज 75 साल हो गया, लेकिन इस बात को रिव्यू नहीं किया गया कि जो मुस्लिम्स है उनका पॉलिटिक्स में क्या प्रतिनिधित्व है। आज हम 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वादे किए थे कि 10 साल चीज़ को रिव्यू करेंगे, वो आज तक उस चीज़ को पूरा नहीं किया गया है। दूसरा वजह यह है कि जो हमारे इंटरनल रीजन्स है सर, लैक ऑफ लीडरशिप हमारा रीज़न है, और जो पॉलिटिकल सूझबूझ एक होनी चाहिए मुसलमानों में, कहीं ना कहीं उसकी कमी है, जिसकी वजह से हमारी इस तरह की कंडीशंस है। सर, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक
टिकट देने की बात है। बीजेपी ने अभी तक, आज जो बीजेपी की जो सीटें हैं 302 हैं, लगभग 56-57% सीटें होती हैं और उनके एक भी एमपीज नहीं है। इसका मतलब है कि आप 55-56% में आपका कहीं भी नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द 56% ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। आपको कहां पे कोशिश करनी है? आपको जो 43-44% जो स्पेस है उसमें कोशिश करनी है। बीजेपी ने भारत के जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको पूरी तरह से कम्युनलाइज करके रखा है और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रखा है और उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। और इन सारी चीजों का जो फॉल आउट हुआ है ये हुआ है कि जो पार्टियां जो मुसलमानों को पहले टिकट देती थी, चाहे वो कांग्रेस है या चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उन्होंने मुसलमानों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। ना चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के इशूज को डिस्कस किया जाता है, न उनके एरियाज को विजिट किया जाता है, न उनके कंसर्न को किसी भी तरह के चर्चा में लिया जाता है और न उनको प्रॉपर टिकट दिया जाता है। ये वजह है कि आज मुसलमान आज के दौर में, बीजेपी राज के दौर में और भी ज्यादा मार्जिनलाइज होता चला जा रहा है। बहुत साल पहले मरहूम उमर खालिदी, जो भारत के एक स्कॉलर थे और यूएस में रहते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसका सारांश ये था कि सर, उन्होंने जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको पॉलिटिकल ऑप्शंस दिए थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन था को पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए एंड दे शुड मेक अ प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिक्स से अलग होकर के वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अपने स्ट्रेंथ का प्रेशर डालें और अपने काम करवा कर ले। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था, उन्होंने या लिखा था, और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि या वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको वोट करें, सेकुलर कैंडिडेट्स को चुन करके ले करके आए और उनके से जो उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो काम है वो करा करके लें। तीसरा जो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जो मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी लीडरशिप को खड़ी करें और मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करें। सर, मैंने जब ये किताब लिखी तो इसमें मैंने जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनका भी मैंने जिक्र किया है। मैंने उनके परसेंटेज वाइज यहाँ पे जानकारी भी दी है। 8 स्टेट के असेंबलीज के आंकड़े भी सर मैंने दिए हैं कि किस स्टेट असेंबलीज में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुस्लिम परसेंटेज है, ये भी मैंने दिया है। इन सारे आंकड़ों का आकलन करने के बाद मैंने सर पाया कि उमर खालिदी साहब के या को मैंने सिर्फ और कर दिया, हिंदी का और इसलिए किया है कि जहां पे मुसलमानों की आबादी यानी 1% से लेकर के 10%, वहां पे मुसलमान जो जीतने वाला जो पार्टियां हैं उनसे समझौता करें कि हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारे एरियाज में काम, हमारे कंसर्न्स को पूरा कीजिए और हम आपको वोट देंगे। सर, मुझे ऐसा लगता है लिखने के दौरान क्रम में पाया कि ये जो 5 से 10% जहां पे मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए पावरफुल है कि जिस पार्टी के तरफ झुकेंगे वो पार्टी जीतेगी। दूसरा मेरा यह है कि मैंने और लगाया है कि जहां पे आबादी 10% से लेकर के 30-35% तक है, वहां पे मुसलमान जो सेकुलर पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको वोट करें। और किस कंडीशन पे वोट करें कि भाई हमको प्रॉपर सेफ्टी, सिक्योरिटी हमको इंश्योर किया जाए, हमारे काम किए जाएं, जो नगर परिषद, नगर पालिका, जो लोकल बॉडीज हैं वहां पे हमको ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और तब जाकर के मुसलमान वहां पे सेकुलर पार्टीज को वोट करें। लेकिन जहां पे हमारी आबादी 30-35% से ज़्यादा है, वहां पे मुसलमानों को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए, चाहे वो सर सेकुलर पार्टी का हो या मुस्लिम बेस्ड पार्टीज का। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले हैं कि
मुस्लिम बेस पार्टीज का जो कैंडिडेट है वही मुसलमान है और जो सेकुलर बेस पार्टीज का जो कैंडिडेट है वो मुसलमान नहीं। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने जा रहे, बस हमारा इंसिस्टेंस ये है, हम ये चाहते हैं कि जहां पे हमारी आबादी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी 33% से ज़्यादा है, वहां पे मुसलमानों को टिकट दिया जाए, चाहे वो सेकुलर पार्टीज से आते हों, चाहे वो मुस्लिम बेस पार्टीज से आते हों। अगर इस तरह का यार्ड स्टिक लोगों ने लगाया तो हो सकता है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो 3 पार्टीज हैं, AIMIM, AIUDF और IUML, हो एक तरह की चर्चा हो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो एकदम पीछे छूटा हुआ है, इसको कैसे हम आगे बढ़ा करके लेकर जाएं और कैसे हमारा ड्यू और शेयर मिले। आखिर में मैं सर ये कहना चाहता हूं कि जो सेकुलरिज्म का जो बोझ है वो पूरी तरह से मुसलमानों पे डाल करके रखा गया, यानी किसी अमुक पार्टी को रोकना है, किसी अमुक पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो उसका पूरा बोझ 14.2% मुसलमानों के ऊपर डाल करके रखा गया। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, किसी अमुक पार्टी को हटाने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी देने के लिए है? और लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? और लोग क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे हैं? और पार्टियां कुर्बानी क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर सर इस देश का अगर मेजॉरिटी चाहता है, सारी पार्टियां चाहती हैं कि अगर इस देश में कम्युनलिज्म खत्म नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, तो 14.2% आबादी इस चीज को रोक नहीं सकता है। ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी कम्युनिटीज पे, ये डिपेंड करता है यहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको सेकुलरिज्म चाहिए या उनको थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए। ये 14.2% आबादी इस चीज को सर रोक नहीं सकता है। और उस चीज को रोकने के लिए मुसलमानों से जो बार बार कुर्बानी दिलाई जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के सीट्स के लिए क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के लिए क्यों ना हो, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों पे कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। सर मैंने ये जो किताब लिखी है, इसका मकसद ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे राइटर्स हैं, हमारे जो 3 जो मुख्य मुस्लिम बेस्ड पार्टीज हैं, इनमें चर्चा हो और एक ये नेशनल इशू बने। क्योंकि सर ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि जब तक मुसलमानों के प्रॉब्लम को उनका प्रॉब्लम तस्वूर किया जाएगा, यानी मुस्लिम इश्यूज को मुस्लिम इश्यूज के तौर पे अगर ट्रीट किया जाएगा, तो कभी ख़त्म नहीं होगा। मुसलमानों के इश्यूज को, चाहे वो उनका एजुकेशनल सवाल क्यों नहीं हो, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक सवाल क्यों नहीं हो, और यहाँ पे जो हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, इसका सवाल क्यों नहीं हो, जब तक उसको नेशनल कंसर्न और नेशनल प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका हल नहीं निकल सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि मेरी किताब एक नेशनल डिबेट जनरेट करेगी और एक ऐसा डिबेट जनरेट करेगी कि लोग, जो यहाँ का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और स्टेक होल्डर्स हैं, वो तस्वीर ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, तब जा कर के हमारा प्रॉब्लम ख़त्म होगा। मुझे आशा है कि मेरी किताब इसमें एक अहम, और इस किताब के रिलीज़ का विटनेस बने आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।